लास्ट क्लास में हम एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स की डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे। लिक्विड अमोनिया के साथ, गैसियस अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देख रहे थे। आज हम एल्कली मेटल की जो हेलाइड्स होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कौन कौन से हेलाइड में कौन कौन सा करेक्टर ज़्यादा होता है, आयनिक करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स है, जो फिलहाल जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो ना बस थोड़ा सा जो मैं बताता हूँ बस उस चीज़ को आप समझ के करते जाना, क्योंकि थोड़ी चीज़ें हैं वो पिछले वाले चैप्टर्स की यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप मेंटेन कर लेना, ठीक है। फिलहाल बाद में रिपीट होगा तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल। अपना 6 पॉइंट है यहाँ पे। हेलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल। देखो, हेलाइड्स का मतलब होता है जैसे X इक्वल टू में मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, यदि उनके वो एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हेलाइड्स बोलते हैं हम। जैसे LiX हो गया, NaX हो गया, KX हो गया, RbX हो गया, CSX हो गया, ठीक है। यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो ये हेलाइड्स है। अब हेलाइड्स के लिए हम कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर का ऑर्डर देखें तो हम देखो किस तरह से मतलब बहुत सारों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले आप एक मेटल को फिक्स कर दो, ठीक है, फॉर ए गिवन मेटल। देखो एक और चीज, देखो जो हेलाइड्स का आयनिक करेक्टर है उनको हम फजान्स रूल के हिसाब से बताते हैं। कौन सा रूल? फजान्स रूल, ठीक। फजान्स रूल क्या होता है? फजान्स रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन, ठीक है, मतलब कोवलेंट करेक्टर कब बढ़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन और कोवलेंट करेक्टर एक ही बात होती है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। वो कब ज्यादा होगा? जब एनाइन का साइज क्या हो बड़ा और कैटाइन का साइज क्या हो छोटा, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। और आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। तो ये चीज है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो वहां से आप एक बार लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है, फजान्स रूल से रिलेटेड, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। या आप डायरेक्ट देख लो, जिसमें एनाइन बड़ा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और कैटाइन छोटा होगा उसमें भी ज्यादा होंगे, ठीक है। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए आपका एनाइन तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और कैटाइन क्या होना चाहिए? छोटा। तो देखो लिथियम की जो हेलाइड्स होते हैं ना, वो मोस्टली क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोराइड को छोड़ के, ठीक है। लिथियम फ्लोराइड के अलावा जो भी हेलाइड्स होते हैं जैसे LiCl होता है, LiBr होता है, इनमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होती है, क्योंकि लिथियम है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। Li प्लस है, टॉप टू बॉटम जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो लिथियम आयन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। उसमें पोलराइजेशन पावर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए लिथियम के जो हेलाइड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं, है ना, फ्लोराइड्स को छोड़ के। LiF को छोड़ के बाकी के में कौन से करेक्टर होते हैं? कोवलेंट करेक्टर डोमिनेट करते हैं। तो देखो कंपेरिजन करें हम, फॉर एक गिवन मेटल की बात करूं मैं, मेटल आपका फिक्स हो गया और मैं हेलोजेंस को वेरी करूं, तो देखो मान लो एक है हमारे पास MF, एक है हमारे पास MCl, एक है हमारे पास MBr, एक है हमारे पास Mi। मेटल कौन सी है यहाँ पे? अल्कली मेटल, ठीक है। M क्या क्या हो सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। जैसे मान लो आप लिथियम रख के देखो, LiF, LiCl, LiBr, Lii, है ना। फिर आप सोडियम रख के देखो, NaF, NaCl, NaBr, Na, ठीक है। अब हम इसमें कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर की कंपैरिजन करें, बताओ इधर लेफ्ट टू राइट जाऊं मैं इधर, है ना, मतलब MF से Mi जाऊं, तो बताओ कौन से करेक्टर बढ़ेंगे? कौन से करेक्टर इंक्रीज होंगे बताओ? कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। कैसे ज्यादा होंगे? देखो केटाइन तो दोनों में क्या है? सेम है, सब में केटाइन सेम है आपका, क्या M+M+। वेरी कौन कर रहा है? एनाइन, है ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, वो क्या है?
डिफरेंट है, ठीक है। तो एनाइन की साइज है वो लेफ्ट टू राइट जाने मतलब क्या हो रही है, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ठीक है। तो एनाइन आपका क्या है, आयोडीन वाला बड़ा है, ठीक है। यदि एनाइन बड़ा होगा तो कौन से करेक्टर ज्यादा होंगे, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इधर कौन से करेक्टर कम हो जाएंगे, आयनिक तो हो जाएंगे कम, आयनिक तो हो जाएंगे डिक्रीज, और कोवलेंट करेक्टर क्या हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फजांस रूल से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें गिवन मेटल के लिए, मैंने मेटल को फिक्स कर लिया। अब मैं हेलोजन को फिक्स कर लूं फॉर ए गिवन हेलोजन, फॉर ए गिवन हेलोजन, मतलब हेलोजन को हम फिक्स कर ले और मेटल को वेरी करें, जैसे LiX, NaX, RbX, CSX, एक कम कर दिया गया यहाँ पे, KX आगे बीच में रह गया ना, KX यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बीच में डाल दिया मैंने, ठीक है। बताओ अब की बार जैसे मैं लिथियम से सीजियम जाता हूँ तो आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर में कौन से यहाँ इंक्रीज होंगे, बता सकते हो, क्या होगा आपका आंसर। ध्यान से देखो, एनाइन अब की बार क्या है, सेम है, एनाइन सब में सेम है, ठीक है। साइज है वो केटाइन की बढ़ रही है, ठीक है। केटाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो केटाइन का साइज क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवलेंट करेक्टर के, देखो है ना। कोवलेंट करेक्टर के लिए आपका केटाइन का साइज है वो छोटा होना चाहिए, बट इधर तो केटाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन से करेक्टर बढ़ेंगे की बार, कोवलेंट आयनिक करेक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है। आयनिक तो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और कोवलेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया हुआ है, जो भी नए स्टूडेंट है वो घबराए नहीं बिल्कुल, ठीक है। ये सब चीजें भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जब भी, है ना। बट आप ऐसा नहीं है कि अभी ना पीछे की चीज है उसको आप अभी कंप्लीटली कर सकते हो, ठीक है, उतना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपको फजांस रूल के बारे में जाना है तो आप केमिकल बॉन्डिंग में देखिए, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें। बाकी आप यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मतलब कोवलेंट करेक्टर यदि बढ़ेंगे तो आपका केटाइन तो होना चाहिए छोटा और एनाइन होना चाहिए बड़ा, ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स की, ठीक है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, किसी चीज को आप हीट करो, ठीक है, तो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो, ठीक है, वो क्या है, मोर थर्मली स्टेबल है। जैसे एक आयरन की रोड है, एक सोडियम मेटल है, तो आयरन की रोड इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, डिकम्पोज नहीं होगी, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी की मतलब टेम्परेचर के प्रति स्टेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर एक गिवन मेटल की बात करूं मैं, यदि मैं मेटल को फिक्स कर दूं, फॉर एक गिवन मेटल MF, MCl, MBr, Mi, बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक फजांस रूल के अकॉर्डिंग और एक लेटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान दो इधर, देखो दो चीजें होती है, लेटिस एनर्जी और फजांस रूल। फजांस रूल के अकॉर्डिंग यदि आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे, कौन से करेक्टर, आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और लेटिस एनर्जी भी बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो लेटिस जितना जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें केटायन और एनायन आपके क्लोजली पैक्ड होंगे, उसकी लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे तो लेटिस एनर्जी के बारे में आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि लेटिस एनर्जी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप लेटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट कब यूज करोगे और फजांस रूल कब यूज करोगे, ये देख लो, ठीक है, ध्यान दो इधर, है ना। यदि कहीं पे फ्लोराइड्स आ जाए, ठीक है ना, फ्लोराइड के साथ कंपेरिजन करनी हो, ठीक है, और ऑक्साइड के साथ कंपेरिजन करनी हो, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ करनी हो, तो आप एनर्जी के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है, यदि मोर आयनिक करेक्टर है तो, ठीक है। अदरवाइज आप फजांस रूल के हिसाब से आंसर दे सकते हो। यहाँ पे आप किसी से भी आंसर तो एक ही आपका आंसर आएगा। देखो केटाइन क्या है, M+, 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 एनाइन क्या है आपका, F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। बताओ यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे तो किस में ज्यादा आएगा, एमएफ में ज्यादा आएगा, है ना। और फजांस रूल के हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो आपका एनाइन कौन है, एफ नेगेटिव छोटा है, तो उसमें
कोवलेंट कैरेक्टर क्या कम होंगे और आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। चाहे आप कैसे भी देख लो, चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से आयनिक कैरेक्टर निकाल लो या फजांस रूल के हिसाब से निकाल लो, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी हेलाइड फ्लोराइड्स की ज्यादा होगी, फिर क्लोराइड्स की, फिर ब्रोमाइड्स की। ठीक है, कोई बात नहीं, उदय प्रताप सही हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये है इनकी गिवन मेटल के लिए बात करूं तो फ्लोराइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर क्लोराइड्स, फिर ब्रोमाइड्स, फिर आयोडाइड्स। ठीक है, फॉर ए गिवन हेलोजन की बात करूं, फॉर ए गिवन हेलोजन, नेटवर्क कम आ रहा है, हो जाएगा सही। अब देखो, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल को वेरी कर रहा हूँ और हेलोजन को फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ्लोराइड्स की बात करते हैं, फ्लोराइड्स का केस ले लेते हैं। जैसे लिथियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड है, रुबिडियम फ्लोराइड है और सीजियम फ्लोराइड है। बताओ सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? मैंने बताया था ना, जब भी फ्लोराइड्स हो ओनली एंड ओनली, तो किसके हिसाब से देखोगे? लेटिस एनर्जी के हिसाब से देखोगे। बताओ यहाँ पे लेटिस किसका स्ट्रॉन्ग बनेगा? लेटिस किसका स्ट्रॉन्ग बनेगा? लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस केटाइन का साइज या एनाइन का साइज छोटा होगा उसकी लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। वैसा ही कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे फ्लोराइड्स है, ठीक है, तो यहाँ हम किसके हिसाब से देखेंगे? लेटिस एनर्जी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, एफ नेगेटिव तो सब में एक जैसा ही है ना। तो केटाइन देख लो, सबसे छोटा केटाइन का है ना लिथियम। ठीक है, तो फ्लोराइड्स में क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग आपका जो भी लेटिस बनेगा वो LiF का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा फ्लोराइड्स के केस में। जबकि बाकी हेलाइड्स के केस में देखें हम, ठीक है, यदि बाकी हेलाइड्स के केस में देखूं, LiX, NaX, KX, RbX और CSX, या X क्या है? X क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, बताओ अब क्या ऑर्डर रहेगा? अब हम किसके हिसाब से देखेंगे? फजांस रूल के हिसाब से देखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, बताओ फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? जब कैटाइन का साइज क्या हो, बड़ा, और एनाइन का क्या हो, छोटा, है ना। देखो, कोवलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? जब आपका एनाइन बड़ा, कैटाइन छोटा। आयनिक कैरेक्टर कब ज्यादा होंगे? जब आपका एनाइन क्या हो, छोटा, और कैटाइन क्या हो, बड़ा। एनाइन तो सब में सेम है, देखो, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, सब में सेम है। ठीक है, वही है सेम। जबकि केटाइन आपका Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, CS प्लस है। ठीक है, तो CGM क्या होता है, बड़ा होता है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो फिर आपके बाद थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, जो फ्लोराइड्स में अलग हिसाब से देखते हैं, है ना, आयोडाइड्स में अलग हिसाब से देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरूर इसका ज्यादा होगा सीजियम फ्लोराइड का, ये आप बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे क्या है, लिथियम फ्लोराइड है वो कोवलेंट नहीं है, वो आयनिक है। सारे कंपाउंड आयनिक है ना, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर किसी में नहीं आ रहे। ठीक है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, लेटिस एनर्जी के हिसाब से देखेंगे। लेटिस का मतलब जिसमें पैकिंग कितनी अच्छी हो, जितनी अच्छी पैकिंग होगी, ठीक है, वही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल यदि फ्लोराइड्स का केस आ जाए या ऑक्साइड का केस आ जाए तो आप लेटिस एनर्जी के हिसाब से अपना आंसर दोगे। फिर आप आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से आंसर नहीं दोगे। आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से आंसर तब देंगे जब फ्लोराइड्स के अलावा अदर हेलोजन आ जाए, तब आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, उसका लेटिस भी मोर स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है केटाइन और एनाइन की साइज के ऊपर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स। ठीक है, मतलब बाकी ये बात देखो, एक लड़की बोल रही है कि थर्मल स्टेबिलिटी है वो आयनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ कैसे है जिसमें आप, है ना, आयनिक कैरेक्टर से नहीं देखनी है। कौन कौन से? यदि आपके पास फ्लोराइड्स आयन आ जाए, यदि आपके पास ऑक्साइड आ जाए, ठीक है, ऑक्साइड से Li2 आ जाए, है ना, Na2 आ जाए, ठीक है, ऑक्साइड आ जाए, या आपके पास हाइड्राइड्स आ जाए, ठीक है, या आपके पास हाइड्रोक्साइड आ जाए, ठीक है, तब आपको किसके हिसाब से आंसर देना, लेटिस एनर्जी के हिसाब से देना। लिख लो एक कॉपी में अपनी। ठीक है,
इन केस में आपको लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। साइड में लिख लो ताकि आपके काम आए आगे, ठीक है। इन केस में आप लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से दोगे, अदरवाइज आप आयनिक करेक्टर के हिसाब से देख लो, फजांस रूल डायरेक्टली यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है आप किसी को हीट करोगे तो कौन जल्दी मेल्ट होगा, ठीक है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, मेल्टिंग पॉइंट है उस कंपाउंड का उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड के लिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको मानते हैं, लेटिस को, है ना। जितना केटाइन और एनाइन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जितनी अच्छी उनमें पैकिंग होगी, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है वो हम लेटिस एनर्जी के हिसाब से देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है ना। हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखा है, बिल्कुल आयनिक करेक्टर के हिसाब से भी देखना है और लेटिस एनर्जी के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। तो मैं अलग अलग आपको केस करा देता हूँ। जैसे फॉर ए गिवन मेटल की बात करूँ, है ना, मैं ऐसे बात करूँ MF MCl, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला अपने नोट्स में लिख लेना। कल मैंने जो भेजा था ना उसमें मैंने पूरी अच्छे से नहीं लिखा, वहां पे एक दो मैंने गलतियां कर दी थी, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लो, अपनी कॉपी में लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, लिखना, हेडिंग डालो, अच्छा साइड में लिख लो एक बार, ठीक है, बाद में रफ में लिख लो, बाद में आप उसमें लिख लेना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, वहां पे आपको थोड़ा करेक्शन करना है, ठीक है। तो लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। लिखो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी, ठीक है, लेटिस एनर्जी ऐसा लिखो। फिर लिखो फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल, ठीक है। मेटल फिक्स कर दिया मैंने, MF MCl MBr Mi, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फ्लोराइड्स का ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है। मतलब फ्लोराइड्स का हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का, क्योंकि आयनिक करेक्टर भी इसमें ज्यादा है और लेटेस्ट एनर्जी भी इनकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा फॉर ए गिवन मेटल। अब फॉर ए गिवन हेलोजन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर ए गिवन हेलोजन, फॉर ए गिवन हेलोजन, तो हम इनमें कंपेयर करेंगे तो दोनों के हिसाब से कंपेयर करेंगे, किसके हिसाब से, एक लेटिस एनर्जी के बेसिस पे भी और एक हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल हो जाता है पूरा पूरा, है ना। तो हम उसके हिसाब से देखेंगे, तो ध्यान दो इधर, ऑर्डर ये आता है देखो, और एक गिवन हेलोजन के लिए NX सबसे ज्यादा आता है, फिर KX, फिर आपका RBX आता है, फिर CSX आता है, और LIX का सबसे कम हो जाता है। मतलब ऐसा क्यों, बिकॉज लिथियम की जो बाकी क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, आयोडाइड्स है, ठीक है, वहां पे कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आएंगे ना। लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, आयनिक होता है, बाकी के जो भी लिथियम के हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट करेक्टर के होता है। तो लिथियम के हैलाइड्स में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है ना। फ्लोराइड को छोड़ के, फ्लोराइड में सबसे ज्यादा होगा लिथियम फ्लोराइड का, ठीक है। फ्लोराइड में यदि आप LiF, है ना, NaF में कंपेयर करो तो LiF ज्यादा होगा, ध्यान दे। बट बाकी के हेलाइड्स में लिथियम हेलाइड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। सोडियम का ज्यादा क्यों हो गया, देखो सोडियम में है ना इतने ज्यादा कोवलेंट करेक्टर भी नहीं होते, क्योंकि केटाइन आपका बड़ा हो जाता है, और लेटिस एनर्जी भी इसकी क्या होती है, ठीक ठीक होती है ना, सेकंड नंबर पे आती है ना। वैसे तो लेटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आ गई। ध्यान दो, दोनों चीजों से आंसर दे रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, लेटिस प्लस हाइड्रेशन, दोनों के हिसाब से, ठीक है। लेटिस हाइड्रेशन नहीं, सॉरी, लेटिस एंड फजांस रूल, फजांस रूल, ठीक है, दोनों के हिसाब से। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आयनिक करेक्टर किस में ज्यादा है, आयनिक करेक्टर तो इसमें ज्यादा है, ध्यान दो, बट लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, LiX की, बट कोवलेंट करेक्टर किसकी ज्यादा है, LiX की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, मतलब ऐसा ऐसा आंसर सबसे पहले आगे आएगा जिसमें लेटिस एनर्जी भी ठीक हो और जिसमें आयनिक करेक्टर भी ठीक हो, ठीक है। तो ऐसा आपका NX होगा, ठीक है, फिर आपका होगा KX, फिर होगा आपका RBX, फिर होगा CSX, फिर LiX, ठीक है। बस आप LiX को पीछे पीछे कर देना और ऑर्डर ही रहेगा, ठीक है, बिल्कुल बाकी का वही रहेगा। उसके बाद सोलिबिलिटी की बात करें, देखो सोलिबिलिटी के बारे में हाइड्रेशन एनर्जी की तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेटिस एनर्जी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, नोट्स में करेक्शन करना है, बताया ना नोट्स में, ये करेक्शन जो भी लिखा है वो नोट्स में लिखना है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलाइड्स में,
बाकी के कल वाले में थोड़ी वो मिस्टेक थी, तो ये चेक ऐसे लिख लेना, ठीक है। करेक्शन देखो मैंने यहाँ पे कर दिया है रेड पेन से, सुबह जीवन में पढ़ाया, तो ये आप चेक करेक्ट कर लेना इस चीज को। फॉर एक गिवन मेटल के लिए सबसे ज्यादा फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। और फॉर एक गिवन हेलोजन के लिए NaX, KX, RbX, CSX, LiX। ठीक है, ये लिख लो। फॉर एक गिवन हेलोजन, यहाँ मेटल नहीं लिखना है, यहाँ पे हेलोजन लिखना है। NaX, KX, RbX, CXX, LiX। अब देखो सोल्युबिलिटी की बात करें हम, तो सोल्युबिलिटी दोनों हाइड्रेशन एनर्जी की तो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेटिस एनर्जी की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आदित्य, वीडियो क्लियर आ रही है? थोड़ी बहुत ही आ रही है क्लियर, पूरी क्लियर नहीं आ रही? मेरे को तो यहाँ पे तो सब कुछ सही दिख रहा है। देखो सोल्युबिलिटी है वो हाइड्रेशन एनर्जी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और लेटिस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोल्युबिलिटी देखने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि फ्लोराइड्स आ जाए, ठीक है, फॉर फ्लोराइड्स की बात हो, जैसे LiF, NaF, ठीक है, KF, RbF और CSF। तो देखो फ्लोराइड्स भी आ जाए, है ना, आपके सामने फ्लोराइड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, लिथियम का, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि फ्लोराइड्स है वो सबसे अच्छे से पैक होंगे, है ना, उसमें लेटिस एनर्जी का इफेक्ट हम डोमिनेंट देखते हैं, ठीक है। तो आप लेटिस एनर्जी के हिसाब से आंसर दे दो। बताओ लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी इनमें से, उसी की सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो देखो लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आंसर दो। लेटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज की होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आंसर दे दो। चार्ज तो सब में सेम है, चार्ज तो सब में क्या है, सेम है ना। तो लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, है ना, इसकी ज्यादा होगी, LiF, है ना, LiF की ज्यादा होगी। तो बताओ सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, CSF की ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है ना। इसकी सोलिबिलिटी कम क्यों है, बिकॉज हाई लेटिस एनर्जी, हाई लेटिस एनर्जी, ठीक है। इसके हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोराइड्स में जो ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल भी अलग है, ठीक है, उसको आपको याद ही करके रखना पड़ेगा। फॉर क्लोराइड्स, क्लोराइड्स में बात करिए हम, ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से हम आंसर देंगे नहीं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर ध्यान ही रखिए, ठीक है। तो LiCl होता है वो सबसे एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होती है LiCl की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम है ना, उसका कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करते हैं, ठीक है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑर्डर आ जाता है, LiCl सबसे ज्यादा होता है, फिर NaCl सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, LiCl के बाद NaCl, फिर KCl आता है, और KCl से ज्यादा फिर, है ना, ये सबसे कम होता है, फिर इंक्रीज हो जाती है सोलिबिलिटी। KCl से ज्यादा होती है RbCl की, और RbCl से ज्यादा होती है CSCl की, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। LiCl सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर आपका आएगा RbC, CSCl, है ना, CSCl आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपका आएगा RbCl, फिर आएगा आपका KCl। KCl सबसे लिस्ट सोल्यूबल होता है, ठीक है, इनमें क्लोराइड्स में आपका KCl होता है, वो सबसे लिस्ट सोल्यूबल होता है। देखो ये सोल्युबिलिटी से रिलेटेड है, इस पार्ट के साथ आप तभी अच्छे से डील कर पाते हो जब आपने केमिकल बॉन्डिंग में लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा हो, ठीक है ना, उसके बारे में आपको नॉलेज हो। अदरवाइज ना ये कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं, बाद में हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना हो पाए उतना सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। NCERT में इतना कुछ है नहीं है, ठीक है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सो सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल। ऑक्सो सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल। देखो ऑक्सो साल्ट का मतलब क्या होता है, वो साल्ट जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उनको हम ऑक्सो साल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोनेट्स हो गए, बाई कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, एंड सल्फेट हो गए, ठीक है, और नाइट्रेट हो गया ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो सॉल्ट है ना। जैसे Na2CO3 है, तो ये सॉल्ट ही तो है ना। और इस सॉल्ट में कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सो साल्ट बोलेंगे, है ना। सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3, ठीक है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या होगा, NaNO3, ठीक है। तो इन ऑक्सोसाइड्स के बारे में भी हम देखेंगे, है ना, इनमें क्या थर्मल स्टेबिलिटी का आउटर रहता है, क्या उनमें सोल्युबिलिटी का आउटर रहता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अल्कली मेटल के सबसे पहले हम ऑक्सोसॉल्ट में पढ़ेंगे कार्बोनेट्स के बारे में, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, सबसे पहले हम कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बताओ इनके कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो मेटल पे चार्ज होगा +1 और CO3 पे चार्ज होगा -2। तो इनके कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इनके कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, M2CO3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं उनका फॉर्मूला होता है M2CO3, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं, Li2CO3 हो गया ना, लिथियम कार्बोनेट, फिर Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटेशियम कार्बोनेट हो गया K2CO3, फिर रुबिडियम कार्बोनेट हो गया Rb2CO3, फिर सीजियम कार्बोनेट हो गया CS2CO3। ये कार्बोनेट्स है इनके, ठीक है। तो एक और चीज, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। बाकी जो मेटल होते हैं उनके कार्बोनेट से एल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं वो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब भी इसको आप हीट करना चाहोगे तो ये डिकम्पोज होने से पहले क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये डिकम्पोज कब होते हैं, जब आप टेम्परेचर कितना कर दो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दो, ठीक है ना। इनके टेम्परेचर को बढ़ा दो 1000, है ना। ऐसा नहीं है सारे के सारे ये कार्बोनेट्स है वो 1000 से ऊपर डिकम्पोज हो जाएंगे। कई 1000 1200 पे होंगे, कोई 1300 पे होंगे, अलग अलग टेम्परेचर होंगे सबके, है ना। कई 1200 पे होगा, कई 1300 सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, वो सब में आपके आयनिक करेक्टर है वो सब में अलग अलग है ना। तो इनका जो डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन होती है, जैसे आप कार्बोनेट्स को हीट करते हो ना, तो आपको टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ता है greater than 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सब कार्बोनेट्स के अलग अलग टेम्परेचर होता है। बताओ इनको जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या क्या बनना चाहिए। कार्बोनेट्स को जब आप हीट करते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप CO2 निकाल दो, यहाँ से CO2 निकालते क्या बच गया, है ना, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो कार्बोनेट्स को हीट करने पे एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे। बताओ ये जो भी आपके सामने कार्बोनेट मैंने लिखे है, इसमें हाईली एंड हाईली थर्मल स्टेबल कौन होगा, कैसे देखेंगे, बताया था ना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में। थर्मल स्टेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं कार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट्स में, कौन से रूल से चेक करते हैं, फजान्स रूल के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग यदि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बताओ सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में है, बताओ। केटाइन आपका इसमें CS+ है, इसमें Rb+ है, इसमें K+ है, इसमें Na+ है, इसमें Li+ है। एनाइन कौन है यहाँ पे, एनाइन कौन है, कार्बोनेट आयन है ना, बिल्कुल CO3 2 नेगेटिव, इसमें भी CO3 2 नेगेटिव। अब देख लो एनाइन तो है सेम, है ना, और केटाइन है अलग अलग, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए आपकी केटाइन की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा केटाइन कौन होगा, CS+, फिर Rb+, ठीक है। तो आप इधर से इधर जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब सीधी सीधी बात है, एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है,
उनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज आयनिक करेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग, और कोवलेंट करेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। बताओ सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है लेटिस और हाइड्रेशन पे, है ना। तो एक्सपेरिमेंटल होता है पूरा रिजल्ट, टॉप टू बॉटम जाने पे दोनों एनर्जी कम होती है, क्योंकि दोनों एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेटिस भी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, और हाइड्रेशन भी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की या बाइकार्बोनेट्स की, वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मैंने रीजन बताया था आपको। देखो दोनों एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेटिस भी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पे, और हाइड्रेशन भी डिक्रीज होती है, बिकॉज दोनों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों में टॉप टू बॉटम जाने पे केटाइन का साइज बढ़ता है, तो दोनों एनर्जी डिक्रीज होती है। यदि बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होनी चाहिए, बताओ आंसर दो। यदि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो बताओ लेटिस ज्यादा डिक्रीज होगी या हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी, लेटिस ज्यादा डिक्रीज होगी, शाबाश, ठीक है। मैंने बताया था ना, टॉप टू बॉटम जाने पे यदि लेटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होती है, ठीक है। देखो ये आपको नहीं पता चलेगा कि लेटिस ज्यादा होती है, हाइड्रेशन ज्यादा एनर्जी, ये सारा है ना एक्सपेरिमेंट से डाटा से लिया गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वहां पे एक्सप्लेन करके, ठीक है, साइड में, कि यहाँ पे ये वाली ज्यादा डिक्रीज होती है, ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो कार्बोनेट्स में आपकी लेटिस एनर्जी तो क्या होती है, ज्यादा डिक्रीज, और हाइड्रेशन क्या होती है, कम डिक्रीज। तो लेटिस यदि ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेटिस एनर्जी और सोलिबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी में यदि ज्यादा डिक्रीमेंट होगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यदि कम डिक्रीमेंट होगा और हाइड्रेशन में यदि ज्यादा डिक्रीज हुआ तो सोलिबिलिटी क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें, बाइकार्बोनेट्स की, बताओ इनके बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा। बाइकार्बोनेट में कौन सा आयन होता है, HCO3 नेगेटिव आयन होता है ना। एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है CO3 टू नेगेटिव के साथ, तो एक चार्ज कम हो जाता है। तो उनके बाइकार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मेटल पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा ना, तो उनके बाइकार्बोनेट्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, MHCO3 होगा, क्या होगा, MHCO3, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट बोल दो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, ठीक है। तो अब बात करें थे इनकी सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह ये सब देख लेते हैं, है ना। मैं एक बाइकार्बोनेट को लिख देता हूँ। लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, और सीजियम बाइकार्बोनेट। देखो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, वही चीज बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वैसे आंसर देना है जैसे आपने कार्बोनेट्स में दिया था। टॉप टू बॉटम जाने पे आपका केटाइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनाइन तो सब में सेम है ना, HCO3 नेगेटिव, K प्लस HCO3 नेगेटिव, Rb प्लस HCO3 नेगेटिव, एनाइन तो सेम है। केटाइन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आयनिक करेक्टर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। आयनिक करेक्टर बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और सोलिबिलिटी तो वैसे ही इंक्रीज होती है, ठीक है। सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि लेटिस में डिक्रीमेंट क्या होता है, ज्यादा, और हाइड्रेशन में क्या होता है, कम। जैसे कार्बोनेट का ऑर्डर है वो सेम सेम ऑर्डर है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो आप। और एक और चीज ध्यान रखना, बाकी के कार्बोनेट्स होते हैं ना वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये वाले सारे सारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो कभी सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट हो सकता, ठीक है। वो कभी सॉलिड में नहीं बनता। LiSCO3 किस में होता है, एक्वस फेज में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? देखो जब भी आप LiHCO3 की बात करोगे तो उसमें क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है। लिथियम क्या होता है, ज्यादा एक छोटा कैटायन होने के कारण इसमें क्या होता है, मोर कोवलेंट करेक्टर होते हैं, है ना। और मोर कोवलेंट करेक्टर होने के कारण उसका है ना इसके साथ बॉन्ड अच्छा से बन नहीं पाता, फिर क्या होता है, वो टूट जाता है। वो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है ना। और डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, किसमें बदल जाता है, कार्बोनेट्स में, Li2CO3 में, प्लस वाटर में, है ना, प्लस CO2 में। जैसे डिकम्पोज होगा ना तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, पानी पानी हो जाएगा, ठीक है, वाटरी वाटर हो जाएगा। और वाटरी वाटर होने के कारण वो क्या हो जाएगा, एक्वस में बदल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो कभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज लिथियम है
उसमें छोटा केटाइन है, लिथियम छोटा केटाइन है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो वो सॉल्यूशन में डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, Li2CO3 में, वाटर में और CO2 में। जब भी आप बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करोगे तो कार्बोनेट बनेंगे, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना LiHCO3 कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एनसीईआरटी में भी इस चीज को दी हुई है, ठीक है, याद रखना। ओके, एक और चीज, ठीक है, ये रिएक्शन भी ध्यान रखना, यदि आप एल्कली मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स है उनका आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, उनको हीट करोगे, फॉर्मूला क्या था बाइकार्बोनेट्स का, MHCO3 था। यदि इनको आप हीट करोगे, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, कार्बोनेट्स बनेगा, ध्यान रखना, कार्बोनेट्स प्लस वाटर, ठीक है, प्लस CO2। ये रिएक्शन ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है, मोल कंसेप्ट में भी काम आती है, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पे क्या बनता है, कार्बोनेट, वाटर, है ना, प्लस CO2, वाटर प्लस CO2। जैसे आपने LiHCO3 है, वो तो वैसे ही टूट जाता है, वो तो स्टेबल नहीं हो पाता। बाकी आपके पास जो भी बाइकार्बोनेट है उनको आप हीट करोगे तो कार्बोनेट, H2O और CO2। कैमरा क्लियर नहीं है, मैं कहीं और कहीं जाता हूँ, ठीक है, आप मेरे को 2-3 मिनट दो, बस 2 मिनट दो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सही आ जाएगा थोड़ी देर में। दिख रहा है? हाँ आदित्य, अभी कैमरा ठीक है। अब देखो, हमने बाइकार्बोनेट्स के ना थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन पढ़ ली, उनका ऑर्डर पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक दो चीज है वो देख लो। दो ऐसे बाइकार्बोनेट है, उनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, एक तो NaHCO3, एक KHCO3, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो एनाइन है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट एनाइन, ये क्या करता है, इन्फानाइट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इन्फानाइट चेन बनाता है, ठीक है, लॉन्ग चेन, है ना, H बॉन्डिंग के द्वारा, ठीक है। और ये डाइमर बनाता है, मतलब ये दो ही आपस में जुड़ पाते हैं, ठीक है, ये डाइमर बनाता है। देखो बनता कैसे, देखो इजी है ना। सबसे पहले आप केटाइन और एनाइन को अलग कर लो, ठीक है, समझने के लिए। तो HCO3 नेगेटिव, है ना, देखो HCO3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, कई बार हमने लुईस डॉ स्ट्रक्चर बनाई है, जो भी है। कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है, उसमें से एक H+ निकल गया, तभी तो HCO3 नेगेटिव बनता है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। HCO3 नेगेटिव की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी वो देख लेते हैं, देखो, कार्बन OH डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव, ठीक है। हम बताओ, ये जो हाइड्रोजन है इससे जुड़ा हुआ है इस ऑक्सीजन से, ठीक है, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। यदि आपका हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता, आपको पढ़ाया था ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब आपका हाइड्रोजन है दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाती है, ये चेन आपस में जुड़ जाती है इस तरह से, डैश डैश से, है ना। ये H बॉन्ड आपको पढ़ा हुआ है, तभी आपको ये चीजें पता चलेगी। या ऐसे समझ लो, आपका हाइड्रोजन है किसी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाए तो H बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। वैसे भी ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, है ना, इस ऑक्सीजन से H बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से चेन चलती रहती है ना, ये मॉलिक्यूल पीछे जुड़ जाएगा, है ना, ये आगे जुड़ जाएगा, इसे लॉन्ग चेन चलती रहेगी ये वाली, ठीक है। तो ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनती है NaHCO3 में। और KHCO3 में क्या बनती है, डाइमर बनती है। डाइमर कैसे बनाओगे, इजी है बनाना, देखो पहले ये वाला ले लो मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको ऐसे बना लो, कार्बन डबल बॉन्ड OH, डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, ठीक है। एक इधर ले लो कार्बन डबल बॉन्ड इधर O नेगेटिव लेना आपको, इधर आपको OH लेना है। मैं समझ गए होंगे मैंने ऐसे क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ना, इसको H बॉन्डिंग करने के लिए इधर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए,
इस हाइड्रोजन को H बॉन्डिंग करने के लिए इधर क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपका ये हाइड्रोजन है, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। H बॉन्डिंग इस तरह से डैश डैश से कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे डाइमर बन जाता है, मतलब ये दोनों एनाइन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो NaHCO3 और KHCO3 की भी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये जेई में आ सकती है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसको आप देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। थर्ड हमारा जो सॉल्ट है नाइट्रेट। बताओ नाइट्रेट आयन का क्या फॉर्मूला होता है, आपने नाइट्रेट आयन पढ़ा है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है नाइट्रेट आयन, ठीक है। देखो दोनों आयन के बारे में बता देता हूँ। एक होता है नाइट्रेट आयन, एक होता है नाइट्राइट आयन, एक होता है नाइट्राइड आयन। अलग अलग नाम होते, कंफ्यूज करते रहते हैं आपको। बताओ क्या क्या फॉर्मूला हुआ, नाइट्रेट आयन क्या होता है, किसी को नहीं पता। नाइट्रेट आयन होता है NO3 नेगेटिव, ठीक है। NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट, ठीक है, AT। IT NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, ठीक है। और नाइट्राइड के बारे में तो मैंने कल बताया था आपको, लिथियम नाइट्राइड वाली जब हम रिएक्शन कर रहे थे ना, लिथियम नाइट्राइड बना, तो N3 नेगेटिव, यदि नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव है तो उसको हम नाइट्राइड आयन बोलते हैं। नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। तो हम कौन से की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। बताओ एल्कली मेटल के नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, एल्कली मेटल के नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। यदि मेटल मेटल पे चार्ज +1 है तो उनके नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो मेटल पे चार्ज कितना है, प्लस, नाइट्रेट पे चार्ज कितना है, माइनस, तो क्या बन जाएगा, MnO3। क्या बन जाएगा, MnO3, ठीक है। तो ये है नाइट्रेट आयन का, सॉरी नाइट्राइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला है। अब सोलिबिलिटी की बात करें तो जितने भी नाइट्रेट होते हैं ना, किसी भी मेटल के हो चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, है ना। सारे नाइट्रेट्स, ऑल जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं एल्कली मेटल के, एल्कलाइन अर्थ मेटल के, सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना, कोई भी इनसोल्यूबल नहीं होता, ऑल आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब देखो बड़ी खास बात है यहाँ पे, इसलिए कराया है मैंने, एक दो यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो यदि मैं MnO3 को हीट करूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे M मेरी है, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम नहीं है, लिथियम में अलग प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मैंने लिथियम वाला नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। यदि आप बाकी मेटल के नाइट्रेट को हीट करोगे, ठीक है, तो देखो होगा क्या। वैसे तो ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो आप थोड़ा, मतलब बाकी जो मेटल है, के है, Na है, Rb है, Cs है, ये ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगी, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इनके कैटायन का साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो वो इजीली नाइट्रोजन को जाने नहीं देगी, है ना। ऐसा नहीं है आप हीट कर देगी ये कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, नहीं, है ना। इसमें से कौन बाहर निकलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो क्या बनेगा इसमें, MnO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। बैलेंस कर सकते हो ना, इधर 3 ऑक्सीजन है तो 2 तो मैंने यहाँ पे लगा दिए, है ना। तो फिर ये 2 है तो इसको आधा कर दिया, ठीक है, यहाँ की 1 रहे, है ना। या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके कर लो बैलेंस, देखो यहाँ पे 2 लगा दो, फिर यहाँ पे 2 लगा दो, है ना, फिर ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे बैलेंस कर लो, ठीक है, अगर आपकी जो भी मर्जी है। तो ध्यान रहे लिथियम को छोड़ के बाकी के मेटल नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, मेटल नाइट्राइट। क्या बनता है, मेटल नाइट्राइट, है ना, ये नाइट्राइट आयन है ना, मेटल नाइट्राइट, है ना, और ऑक्सीजन, ठीक है, ये मेटल नाइट्रेट है, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, अलग ही कंपाउंड बनता है। क्यों, क्योंकि लिथियम में कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है, इस नाइट्रोजन वाले पार्ट को बाहर निकाल देता है, और क्या बनता है, देखो लिथियम ऑक्साइड बनता है एक तो, प्लस NO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं उसको, यहाँ पे 2 लगा दो, तो यहाँ पे हो गया, ये नाइट्रोजन कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन कितनी होगी इधर 6, ये कितनी होगी 4, एक 5 और एक 6, ठीक है, इसका आधा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ध्यान रहे ये सबको आनी चाहिए, एनसीईआरटी में भी दी हुई है ना। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2, ठीक है। हाँ लिथियम की सारी रिएक्शन होती है वो एक्सेप्शन होती है, ध्यान रहे, ठीक है।
ऐसे बोल भी रहे कहीं, ध्यान रहे कि लिथियम है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है, मतलब वो अपने ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबसे अलग बिहेवियर है उसका, ठीक है। ये अलग बिहेवियर क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है कि नहीं होता, उससे आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, तो यही सब चीजें हैं जो लिथियम को अलग बना देती है, ठीक है। लिथियम है वो अनोमलस बिहेवियर शो करेगा पूरे ग्रुप में, है ना, मतलब जो बाकी चीज करते हैं, बाकी मेटल करते हैं, वो लिथियम उनसे अलग ही करेगा। वैसे सेकंड ग्रुप में बेरिलियम करेगा, ठीक है। वैसे थर्ड ग्रुप में बोरॉन करेगा, मतलब 13 ग्रुप में बोरॉन करेगा, सॉरी पी ब्लॉक में, 14 में कार्बन करेगा, 15 में नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। इस तरह से सबका अजीब बिहेवियर आता जाएगा, ठीक है, आप पढ़ोगे, है ना। अब आप लिथियम का पढ़ रहे हो, बाद में मैं बेरिलियम का पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रीजन है कि स्मॉल साइज होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या होती है, लिथियम की ज्यादा होती है बाकियों से, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी लिथियम की ज्यादा होती है, तो इन वजह से है ना लिथियम अलग ही बिहेवियर शो करता है लिथियम वाले केस में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गई। अब सल्फेट की बात कर लेते हैं, है ना, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे, तब तक आप रुके रहो 5-7 मिनट। सल्फेट्स की बात करें, इनके सल्फेट की बात करें तो देखो सल्फेट आयन कौन सा होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, मेटल पे चार्ज कितना होता है प्लस, है ना, तो अब की बार देखो यहाँ पे प्लस इधर -2, ठीक है। तो आप क्रिस क्रॉस रूल लगा दो, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, M2SO4 बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इनके सल्फेट का फॉर्मूला होता है M2SO4, ठीक है। बाकी के जितने भी सल्फेट होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में, ठीक है। सिर्फ लिथियम सल्फेट होता है वो इनसोल्यूबल होता है ना, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर हो जाएगा Li2SO4, फिर Na2SO4, फिर K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4। तो सोलिबिलिटी वही टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी, सबसे ज्यादा सीजियम सल्फेट की, फिर रुबिडियम वाले की, फिर पोटेशियम सल्फेट, फिर सोडियम, लिथियम की बिल्कुल कम होती है ना, वेरी लेस सोलिबिलिटी होती है लिथियम सल्फेट की, ठीक है। क्योंकि लिथियम में क्या होता है एक्चुअली में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं ना, तो वो इजीली डिसोशिएट नहीं हो पाता, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सल्फेट के बारे में है। और एक और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, यदि आप इनके मेटल सल्फेट की रिएक्शन कार्बन से करा दो, कार्बन के साथ इनको फ्यूज करा दो, हीटिंग कर दो कार्बन के साथ सल्फेट की, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है ना, M2S बनता है, सल्फाइड बनता है, मेटल सल्फाइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ना, इधर 4 कार्बन कर लो, ठीक है। तो यदि आप मेटल सल्फाइड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड की रिएक्शन कार्बन से कराओगे तो मेटल सल्फाइड बनेगा। M2S का मतलब क्या होता है, इसमें -2 चार्ज होता है, ये मेटल सल्फाइड होता है, मेटल सल्फाइड, ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लिथियम है उसके अनोमलस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि लिथियम अनोमलस बिहेवियर शो क्यों करता है। मतलब आपने काफी चीजें यहाँ पे पढ़ी है, लिथियम वाले केस में है ना अलग ही कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। उसका रीजन क्या है, वो है लिथियम का अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर क्यों होता है लिथियम का, देखो है ना, अजीब बिहेवियर मतलब अनोमलस, ठीक है, स्पेलिंग ये होती है अनोमलस बिहेवियर, है ना। लिथियम का अलग बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि एक तो उसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है ना, साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, एटम की भी स्मॉल होती है और आयन की भी स्मॉल होती है, चाहे आप लिथियम को ले लो या आप Li+ को ले लो, ठीक है। ग्रुप में उसकी साइज सबसे ज्यादा छोटी होती है, मतलब साइज छोटी होगी तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, पोलराइजेशन ज्यादा करेगा या कम करेगा, ये बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लाएगा या कम लाएगा, ज्यादा लाएगा, ठीक है। तो साइज छोटे होने के कारण यहाँ पे पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है यहाँ पे, बढ़ जाती है, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर बढ़ने के कारण लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, सिर्फ फ्लोराइड्स को छोड़ के, है ना। बाकी लिथियम के कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है ना। और जो जो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होता है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। यदि किसी में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है और कोवलेंट कंपाउंड में भी डाइपोल डाइपोल होता है, तो फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है ना। लिथियम के कंपाउंड होते हैं ना, हैलाइड्स है, वो इथेनॉल है, इनमें ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिथियम और अदर एल्कली मेटल में क्या क्या डिफरेंस होता है ना, मतलब लिथियम और बाकी एल्कली मेटल में कौन कौन सी चीजें डिफरेंट होती है, इसकी बात है वो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको भेजता हूँ, आप पढ़ के आइएगा, कल सारे स्टूडेंट है वो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में गिवन है,
लिथियम और मैग्नीशियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है, वो आप पढ़ के आ जाना, ठीक है। टेस्ट में 15 क्वेश्चन एस ब्लॉक के आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 15 टेस्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा वैसे, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डालेंगे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा चीजें करा रहे हैं, नॉन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कराएंगे, थोड़ी एक दो चीजें, ठीक है ना, एक आधा लेक्चर, तो आप उसकी टेंशन मत लेना, वो रिएक्शन है वो बाकी आपके भी कभी ना कभी आ जाएगी। एनसीईआरटी बेस्ड होगा बिल्कुल, है ना, चीजें जो नॉर्मल से आती है, ठीक है ना। तो आप तैयारी करें टेस्ट की, है ना, 15 में से 15 के 15 क्वेश्चन आप अप्लाई करें।